हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम केवीएस के एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है छात्र गतिविधियों पर आधारित परियोजना। छात्र गतिविधियों पर आधारित परियोजना जो आपको ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस किस तरह से छात्र गतिविधियां करते हैं, उनके लिए हमको क्या परियोजनाएं बनानी चाहिए, उनकी किस तरह की सहभागिता रहती है, दोनों शिक्षक और स्टूडेंट की सहभागिता के माध्यम से किस तरह के कार्य और बेहतर से बेहतर ढंग से होते हैं। हम एक चार्ट के माध्यम से इसको भी जानेंगे जो आपके लिए आसान रहे, जो आप चीज़ें आप आसानी से जानते होंगे। हम आपका बहुत वक्त नहीं लेंगे, लेकिन इतना वक्त लेंगे कि हाँ, जिससे आप परीक्षा क्रैक कर सकें। इसके लिए आपको पूरी क्लास के साथ, हमारे पूरी क्लास को आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, जिससे आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो जाए। आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जान जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, छात्र गतिविधियों पर आधारित परियोजना, इसके बारे में चर्चा करनी है हमको। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करिए। लाइक का बटन दबाने के बाद जो वीडियो दिख रही है उसको लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे केवीएस की और तैयारी करने वाले जितने लोग हों उनको अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। अब बात करते हैं कि छात्र गतिविधियां होती क्या हैं। तो क्लास में जब विद्यालय जाते हैं वो, तो तमाम तरह की वहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं। तो गतिविधियाँ किस तरह की भाई होती है, जैसे ही वो स्कूल पहुँचते हैं वहाँ से उनकी गतिविधियाँ शुरू होती हैं। जब तक वो घर पे पहुँच के होमवर्क ना कर लें तब तक उनकी गतिविधियाँ चलती रहती है। यही छात्र गतिविधियों पर आधारित परियोजना है। यानी स्कूल जाने तैयार होकर स्कूल में अंदर कैंपस के अंदर पहुँचने से लेके घर तक पहुँचने तक, होमवर्क करने तक, उनके बीच की जितनी भी क्रियाएँ होती हैं उसी के आधार पे हम गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। और गतिविधियों का जब निर्धारण हो जाता है तो उन गतिविधियों को जान लेते हैं, गतिविधियों को समझ लेते हैं, तो एक परियोजना का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इसमें किस तरह की परियोजना का हम निर्माण करते हैं? सबसे पहले एक हम पाठ्य योजना बनाते हैं। ये समझ लीजिए, इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती रहेंगी, इसी के आसपास। ये जो होगा, ये सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, इसी के आसपास सारे के सारी गतिविधियां मूव करती रहेंगी, घूमती रहेंगी, एक्टिविटीज होती रहेंगी। तो ये संपूर्ण होगा। ये संपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इसी से सारी चीज़ें रिलेट होंगी और इसी से सारी चीज़ गतिविधियां होनी हैं। इसी के आधार पर परियोजनाओं का निर्माण होना है। तो इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, वो चीज़ है कि जिस पे वो सारी चीज़ें वर्क करना शुरू करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वही तो इस सर्किल के अंदर आएगा, वही तो चीजें वो आएंगी। तो इसमें क्या आएगा? पाठ्य योजना। पाठ्य योजना जानते हैं? पाठ्य योजना, पाठ्य योजना। पाठ्य योजना होता क्या है? अगर आपने बीटीसी किया है, अगर आपने बीएड किया है, अगर आपने डीएलएड किया है, तो जाहिर सी बात है आपने पाठ्य योजना का निर्माण किया है। ये पाठ्य योजना होती क्या है? पाठ्य योजना वो चीज़ होती है जिसमें एक प्रकरण से रिलेटेड, किसी प्रकरण से रिलेटेड, कि कब हमको बच्चों से कब प्रश्न करने हैं, कब प्रस्तावना के प्रश्न करने हैं, कब हमको बोध प्रश्न करने हैं, कब हमको उनके काठिन्य निवारण करने हैं, कब हमको विचार विश्लेषण के प्रश्न करने हैं, कब हमको उनके शिक्षण बिंदुओं का प्रयोग करना है, कब हमको पुनरावृत्ति के प्रश्न करने हैं, कब हमको गृहकार्य देना है। तो ये सारी चीज़ें एक क्रम वाइज, एक एथेंटिक क्रम वाइज, क्रम के अनुसार चलती हैं। ये नहीं कि गृहकार्य पहले दे दें और पढ़ाना बाद में शुरू करें। तो जिस तरह से एक पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, उसी पाठ्य योजना के तहत हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। उसी के आधार पर परियोजनाएं बनाई गई रहती है कि बच्चों को अब क्या आगे पढ़ाना है, अब क्या सिखाना है, अब क्या समझाना है। तो एक स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें चलती रहती है। तो आप पाठ्य योजना हो जाती है। पाठ्य योजना किसी का भी हो सकता है भाई। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, जितने भी एज ए सब्जेक्ट होते हैं, एज ए सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, उन सारे के सारे प्रकरण का निर्माण होता है। और जब प्रकरण का निर्माण हो जाता है तो शिक्षक क्या करता है, उस प्रकरण के माध्यम से अगले दिन क्लास में जाके वो प्रदर्शन विधि से अपना क्या करता है, जो प्रकरण रहता है उस पर आधारित अपने पाठ को पढ़ाता है। और जो भी वो पाठ पढ़ाता है वही पाठ्य योजना कहलाती है। ठीक, जो भी आपके प्रकरण से रिलेटेड होगा, जो अगले दिन पढ़ाना है बच्चों को, उससे रिलेटेड जानकारी वगैरह लेके एक लेसन प्लान बना के वो विद्यालय में जाता है और वहाँ पे बच्चों को बताता है ये चीज़ें ऐसे होती हैं। उसके बारे में जो भी जानकारी होती है आपके पाठ से संबंधित, वो सारी जानकारी देता है, उसको पाठ्य योजना। तो ये चीज़ें
छात्र की गतिविधियों को जो हम परियोजना बना रहे हैं छात्र की गतिविधियों में, तो ये पाठ योजना अहम भूमिका निभाता है। प्रश्न यही पूछ दे कि छात्र की गतिविधियों पर आधारित परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता क्या है, तो आप कहेंगे कि पाठ योजना का निर्माण सबसे ही महत्वपूर्ण होता है। अगर पाठ योजना के माध्यम से पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो पढ़ाई जो बच्चों को आप जिस तरह से समझाना चाहते थे उस तरह से समझाने में आप विफल रहे। मैं पूरी तरह विफल नहीं, लेकिन अगर आप पाठ्य योजना में शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं, जितने भी कौशल होते हैं, जो एक ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप पाठ्य योजना को पढ़ाने में सफल होंगे और बच्चे उसको सीखने में सफल होंगे। तो आप बात करते हैं इस परियोजना के अंतर्गत एक सूर्य की किरण देखें ना, तो आप देखिए सूर्य की किरणों की तरह से ये सारे हेडिंग वाइज आपको मैं बताते चलता हूँ। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि, पाठ्य योजना के बाद हमको क्या करना है कि बच्चों को हमको कोई असाइनमेंट दे देना है कि भाई आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। किस पे, तो कुछ एक ग्रुप कर लेते हैं कि 2-2 लोगों का पेयर बना सकते हैं, 3-3 लोगों का पेयर बना सकते हैं, 4-4, जैसे शिक्षक चाहे कि जैसे विद्यार्थी हैं उसमें किस तरह के ग्रुप में रखे जाएंगे। एक बेचारा थोड़ा सा कम जानता हो उसको भी उस ग्रुप में रखेंगे, एक उससे भी जानता हो ज़्यादा जानता हो उसको भी रखेंगे, एक बहुत तेज विद्यार्थी होगा उसको, इस तरह से हम ग्रुप का निर्माण करेंगे। तभी तो हमारी गतिविधियाँ हैं, हमारा जो हम चाह रहे हैं प्रोजेक्ट में वो काम करें। क्योंकि सारे एक बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना दें और थोड़े से जो कमज़ोर पढ़ने में विद्यार्थी उनका अलग ग्रुप बना दें, तो क्या हमारी परियोजना सफल होगी? क्या हम योजना जो बना रहे थे वो सफल होगी? जो गतिविधियां हम कराना चाहते हैं छात्रों से वो क्या सफल होगी? कभी नहीं होगी। तो शिक्षक को इसका विशेष ध्यान देना होगा। जो प्रोजेक्ट विधि है इसमें क्या करना होगा कि एक कमज़ोर विद्यार्थी हो जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हो, थोड़ा उससे तेज हो, एक औसत बना लिया जाए कि सारे समूहों को एक ग्रुप में रख लिया जाए। मतलब एक अलग अलग तरह के बच्चों को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और उनको कोई एक चीज़ बनाने के लिए दे दिया जाए। जैसे पवन चक्की का आप डायग्राम, पवन चक्की जो होती है कैसे फंक्शन करती है वो उसका बना के लेके आएंगे, विद्युत मोटर कैसे काम करता है उसका बना के लेके आएंगे। ठीक, तो अलग अलग तरीक़ों से आप प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से अपना प्रोजेक्ट बना के लेके आते हैं और वो सारे बच्चे सीखते हैं। उसमें प्रोजेक्ट विधि में जो एक आप ग्रुप बनाए रहते हैं उसमें सारे बच्चों के देख के सीखने की जो क्षमता होती है वो एक तरह की अब हो जाएगी। औसत विद्यार्थी जो कम विद्यार्थी रहेगा उसके लिए उस तरह के कार्य दिए जाएंगे। उसमें जो भी उस ग्रुप का कैप्टन होगा वो अपने अनुसार कार्य दे देगा, तुमको ये काम करना तुमको, और सीखेंगे क्या उस ग्रुप में लोग मिल के सीखेंगे। टीचर यही तो चाहता था कि सीखे सारे लोग, ऐसा ना हो कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरह की बातें चलती रहे कि इनके ग्रुप में तो ऐसे लोगों को दे दिया जाए ऐसे। टीचर को इसका विशेष ध्यान रखना होगा, तब जाके काम को आगे बढ़ाना होगा। ठीक, ये प्रोजेक्ट। अब कहते हैं पास स्लिप, इसका नाम शायद आप सुने ना हो तो सुन लीजिए, पास स्लिप। ये पास स्लिप क्या होता है? पास स्लिप क्या होता है? अगर इसका नाम आप सुने हैं तो ठीक है, अगर नाम नहीं सुने हैं तो आज जान लीजिए कि पास स्लिप होता क्या है। ठीक, तो पास स्लिप वो होता है कि हम आपको कक्षा में पढ़ा रहे हो, सीधी कक्षा में, ऑनलाइन नहीं कक्षा में। अगर हम आपको कक्षा में पढ़ा रहे हैं, हमारे और आपके बीच अंतःक्रिया हो रही है, जब क्लास समाप्त होती है, तो क्लास समाप्त होने के यानी कक्षा समाप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, रोज ऐसा नहीं है कि आज कक्षा समाप्त होगी तो कल वो पास स्लिप का प्रयोग होगा, नहीं। जैसे ही आज की कक्षा समाप्त होती है तो हम कक्षा समाप्त होने के 5 मिनट पहले, यानी जो भी हमारा टाइम रहता है उसी के अंदर वो कार्य करना होता है। तो जो भी हमारी कक्षा समाप्त होती है उसमें 5 मिनट हम और ले लेते हैं और 5 मिनट में क्या करते हैं, एक पर्ची दे देते हैं बच्चों को एक पर्ची दे देते हैं और कहते हैं आपके पास 2 मिनट है, इस पर्ची पे ऐसा कुछ लिखिए जिसके बारे में आप बोल सकें। ऐसा कुछ लिखिए पर्ची में कि जिसके बारे में आप बोल सकें। तो बच्चा क्या करता है, उस पर्ची पे 2 मिनट के अंदर अपने शब्द लिखता है। जैसे कोई गाय पे निबंध लिख दिया, कोई समाज पे निबंध लिख दिया, समाज का मतलब उसके आसपास पड़ोस का, कोई मुर्गी पे लिख दिया, कोई अपनी माता जी पे लिख दिया, कोई
अन्य चीज़ों पे लिख दिया, जो भी चीज़ें उसको घटना घटित हो रही है देख रहा हो जान रहा होता है, हम कहते हैं 2 मिनट दे रहे हैं आपको, जो चाहो उस पर्ची पे लिख लो। जब वो 2 मिनट के अंदर पर्ची पे लिख लेता है तब हम कहते हैं कि उस पर्ची पे जो लिखे हो उसको अलग अलग ढंग से हमसे बताओ क्या लिखे हो, उसको अलग अलग ढंग से अगर परिभाषित कर सकते हो तो बताओ। तो बालक अपने अपने ढंग से, माँ चलिए हमारी माँ है, हमको बहुत प्यार दुलार करती है, हमको समय से स्कूल के लिए तैयार करती है, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें हम उस चीज़ें बताते चलते हैं, सब चीज़ें बताते चलते हैं। तो बालक क्या करता है, अलग अलग तरीक़ों से उसकी व्याख्या करता है। इसी तरह सारे विद्यार्थियों से हम ये काम करवाते हैं। और इससे क्या होता है, अगर जो विद्यार्थी नहीं बोलना चाहता है उसको भी बोलने की जो झिझक होती है वो दूर हो जाती है। और जो सामान्य बच्चों की तरह जैसे बिहेव करता है ना बालक, तो वो जैसे शर्मीला होता है, नहीं बोल पाता है, नहीं समझ तो वो बोलने की कम से कम उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, बोलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो उसकी झिझक थी, शर्म थी, वो खत्म हो जाती है और वो एक सामान्य विद्यार्थियों की तरह वो कार्य करने लगता है। पासा स्लिप का यही मतलब होता है कि जो विद्यार्थी शर्मीले होते हैं, जो बोलने में कमज़ोर होते हैं, नहीं कुछ कह पाते हैं, तो वो लिख के भी व्याख्या लिख देते हैं जिससे वो भूले ना। इसलिए और जब वो लिख लेते हैं उस पर्ची पे तो कुछ भूलने का कुछ उनको तुक रहता नहीं, और उसको देख के अपनी भाषा में, अपने माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। विचारों को इसलिए प्रकट करवाया जाता है कि जिससे उनके अंदर की झिझक दूर हो और वो एक सामान्य विद्यार्थियों की तरह फंक्शन करें, सामान्य विद्यार्थियों की तरह कार्य करें। ठीक, ये कन्फ्यूजन दूर। पासा स्लिप, प्रश्न पूछ दे कि पासा स्लिप क्या होता है, तो आप बता सके कि एक पर्ची के माध्यम से बच्चों की झिझक दूर की जाती है, जो शर्मीले विद्यार्थी रहते हैं उनकी झिझक दूर की जाती है और सामान्य विद्यार्थियों की तरह वो कार्य करने लगते हैं। अगला है रंगमंच। रंगमंच पर अभिनय। रंगमंच पर अभिनय से मतलब क्या? बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे कि अपनी बातों को सचमुच में नहीं रख पाते होंगे उनके अंदर, कि मान लीजिए रंगमंच है, उस पर आपको कोई पात्र डिसाइड कर दिया गया, लेकिन आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं, आपको ज़बरदस्ती वो पात्र का रोल करवाया जा रहा है, उस पात्र का पात्रता निभाया जा रहा है, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ज़बरदस्ती वो काम उस दिन के लिए तो कैसे रोते गाते किसी तरह से कर लेंगे, लेकिन आगे आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे। लेकिन यहाँ रंगमंच पे अभिनय का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि आप जिसमें जिसकी जो सक्रियता हो, जिसको अभिनय करना है वो अभिनय करेगा, जिसको कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है वो कॉस्ट्यूम डिजाइन करेगा, जिसको संवाद लिखना है वो संवाद लिखेगा। मतलब बच्चे जो होंगे अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो चीज़ें करना चाहते हैं उस रंगमंच पे वो करेंगे। वो कहेंगे कि हम पात्र से जो होगा लिपसिंग करवाएंगे, उस डायलॉग भूल रहा है मैं उसको डायलॉग बताऊंगा, मैं इसके डायलॉग लिखूंगा, ये इसकी वेशभूषा को मैं तैयार करूंगा, इसका जो मेकअप होगा वो मैं करूंगा, मैं इसके बहुत सारी चीज़ों का आप कहेंगे इसका छायांकन मैं करूंगा, इसको फोटोग्राफी मैं करूंगा। तो इससे क्या होगा, जो विभिन्न फील्ड में जाने वाले अभिनय के क्षेत्र में हैं उनसे क्या होगा, उनको उस क्षेत्र में मौका मिल जाएगा कि भाई ये फोटोग्राफी बड़ा अच्छा करता है, ये डायलॉग बड़ा अच्छा लिखता है, ये कॉस्ट्यूम डिजाइन बड़ा अच्छा करता है, ये मेकअप बड़ा अच्छा करता है। तो इससे क्या होगा, इससे वो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, क्योंकि ये तो हम योजना यही बना रहे हैं ना, छात्र की जो गतिविधि हैं उन्हीं के आधार पर तो योजना बना रहे हैं। तो हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा विद्यार्थी क्या क्या करना चाहता है, इससे किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। प्रश्नोत्तर विधि। भाई प्रश्नोत्तर विधि क्यों यहाँ उपयोगी है? प्रश्नोत्तर विधि भाई हमको रहना है, समाज में ही रहना है, तो हमको बहुत सारी चीज़ों से अपडेट होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से अपडेट होना पड़ेगा। इसके लिए हम सप्ताह में टीचर शिक्षक के ऊपर है, शिक्षक के ऊपर है कि वो किस प्रकार की प्रश्नोत्तरी का वहाँ पे निर्माण करता है। वो कहेगा नहीं आज कविता का प्रश्नोत्तरी होगा, आज कुछ महत्वपूर्ण
जनरल नॉलेज का प्रश्नोत्तरी होगा, आज सिर्फ अंग्रेजी के ग्रामर का प्रश्नोत्तर होगा, आज अंकगणितीय प्रश्नोत्तर होगा। तो शिक्षक के ऊपर है कि वो किस तरह की व्यवस्था करवाता है प्रश्नोत्तर की। जिस तरह का उसका प्रश्नोत्तर आएगा उस तरह से उसकी व्यवस्था कराएगा कि जिस तरह से बालक कर सके। ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्रश्नोत्तर सिर्फ जनरल नॉलेज ही चलेगा, सिर्फ जिसमें बालकों को अलग अलग ढंग से अलग अलग तरह के प्रश्नों का क्विज कराएंगे ना, तो बालक उसमें रुचि लेगा। बस एक ही तरह के क्विज कराएंगे कि नहीं बस कविता होगी कविता होगी कविता होगी, तो मान लीजिए जो कविता वाले बालक होंगे वो तो बहुत रोज बोलने के लिए उतारे होंगे, वो तो बोल ले जाएंगे। लेकिन जो अन्य विद्यार्थी होंगे, गणित में जो तेज होगा, अंग्रेजी में तेज होगा, जो सामाजिक ज्ञान में तेज होगा, सामाजिक विषय में तेज होगा, वो कैसे अपना प्रश्नोत्तरी में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो इस तरह शिक्षक को ये चीज़ें हैं कि योजना बना लेता है कि हमको हर तरह की क्विज कराना है जिसके माध्यम से बालक जो हो वो सीख सके। ठीक, अब आता है वज। वज आगत वाला ज है, ठीक, आगत वाला ज है, वज सत्र। वज सत्र क्या होता है भाई, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है। अगर जानते हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, बता दीजिए। इसको कहा जाता है एक समूह, शिक्षक क्या करता है एक समूह बना लेता है, एक अलग अलग स्टूडेंटों का समूह बनाता है और उसमें एक टॉपिक देता है, उस पर बालक क्या करता है वो चर्चा करता है। टॉपिक क्या करता है, चर्चा करता है, तो वो उसको क्या कहा जाता है, सहयोगी चर्चा कहा जाता है। इस वज सत्र को क्या कहा जाता है, सहयोगी चर्चा कहा जाता है। यानी एक समूह में हम अपने सहयोग की भावना को लेके आगे बढ़ते रहते हैं और सहयोग के साथ चर्चा करते रहते हैं। यानी कोई पेन है, यार पेन मेरे पास नहीं है, ये लो पेन। अगर कोई डिजाइन बना रहा है तो इस तरीके से इस तरह का डिजाइन करो, बहुत अच्छा होगा, मैंने देखा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें छात्र अपना पूरा का पूरा अनुभव शेयर करता है। यानी जो कुछ अभी तक उसने सीखा रहता है, समझा रहता है, जाना रहता है, इसमें पूरा का पूरा अनुभव होता है। जो बालक का वो पूरा अनुभव शेयर करता है, किस रूप में, वज सत्र के रूप में। यानी जो भी उसके पास अनुभव है बालक के पास, जैसे कोई ड्राइंग है, ड्राइंग में अगर इस पेन से किए करोगे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे इस तरह से किया गया था तो ये बहुत अच्छा होगा था। तो ये सारी चीज़ें अपने अनुभव के साथ एक समूह चर्चा में अपने अनुभव को पूरी तरह झोंक देना, यानी पूरे अनुभव का प्रयोग करना और उस अपने अनुभव से उस समूह को और बेस्ट बना देना, वो होता है वज सत्र। यानी हम किसी भी समूह को इतना अच्छा बनाएंगे अपने सहयोग के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, जिससे ये चीज़ें और बेहतर निखर के आएंगी। ठीक, अब आते हैं बहस व चर्चा। बहस व चर्चा। बहस व चर्चा क्या होती है भाई, ये तो आप किए ही होंगे। आप कोई भी मुद्दा ले लेते हैं, कोई भी मुद्दा ले लेते हैं, उस पर बहस करना शुरू करते हैं, उस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। कोई भी मुद्दा, अरे भाई आप अपने छात्र जीवन में एक बार जाके तो देखिए, कभी क्रिकेट की चर्चा करना शुरू कर देते हैं, कभी किसी बालक की बात की चर्चा शुरू कर देते हैं, कभी किसी अन्य चीज़ों की चर्चा शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं, कुछ ग्रुप में कुछ पॉइंट पा जाते हैं, उस पर लेके चर्चा शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप विद्यालय के अंदर है ना, आप विद्यालय के अंदर है ना, तो यहाँ पे जो होगा वो टीचर डिसाइड करेगा कि आपको बहस किस पे करनी है और चर्चा किस पे करनी है। बहस चर्चा इस तरह से होगा कि जिससे आपका मानसिक विकास हो सके, आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं है ना वो बाहर निकल सके, इस तरह की चर्चा की बात वो करेगा। ठीक, बहस और चर्चा में एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे अपनी बात रखनी होगी और उस टॉपिक पे जो चाहें, जो समझ में आता है, आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जो भी अभिव्यक्ति है, आप उसको अपने विचारों के माध्यम से बताते हैं सबको कि ये चीज़ें हैं, इस माध्यम से इस चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कार्य हो रहे हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन, बहस व चर्चा। ठीक, शैक्षिक यात्राएं। शैक्षिक यात्राएं। शैक्षिक यात्राएं। शैक्षिक यात्राएं क्या होती हैं भाई, अरे भाई देशाटन, भ्रमण, कहते हैं ना, टूर गए थे, 2 दिनों का टूर गए थे, 3 दिवसीय गए थे, 4 दिनों के लिए गए थे, 5 दिनों के लिए गए, 1 हफ्ता के लिए गए। तो इसमें क्या होगा, शैक्षिक यात्राओं में हम बालकों को ऐसे ऐसे स्थानों पे ले जाते हैं जहां बालक सोचता है कि यहाँ पे आने के बाद क्या चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम उनको
धार्मिक स्थलों पर भी ले जाते हैं, हम उनको सांस्कृतिक स्थलों पर ले जाते हैं, हम उनको प्राकृतिक स्थलों पर भी ले जाते हैं, हम उनको शैक्षिक स्थानों पर भी ले जाते हैं। यानी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये शैक्षिक यात्राएं जो है ना, वो इनके विकास करती हैं। शैक्षिक जो यात्राएं हैं उनके मानसिक विकास में सहयोगी होती हैं, और शिक्षक क्या है, इस तरह का कार्य कर सकता है। उनको कहीं भी शैक्षिक देशाटन के लिए, शैक्षिक भ्रमण के लिए उनको ले जा सकता है, उनको उस तरह की वस्तुएं दिखाता है जिससे उनका मानसिक जो होता है वो स्वस्थ हो, और जो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो बेहतर ढंग से अपना कार्य कर सकेंगे, और उनको मनोरंजन तरीके से वो उस पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो वो शैक्षिक यात्राएं देखिए हर किसी की होती हैं, हर लोगों की होती है। एक टीचरों की भी होती है और एक बच्चों की भी होती है। तो टीचर पहले से जानता रहता है कि इस स्थान पर ले जाएंगे तो बच्चों को ये चीज़ें दिखाएंगे, तो इनको वो चीज़ें देख लेंगे जो पढ़ते हैं, समझते हैं और आज तक सुने हैं, और उनको प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन करा दिया जाए, प्रत्यक्ष रूप से वो देख लें, तो उस चीज़ को और बेहतर ढंग से वो समझ लेंगे और बेहतर ढंग से जान लेंगे, उस बेहतर तरीके से समझ लेंगे। ठीक, ये शैक्षिक यात्राएँ हैं। अब है स्वयं सेवा। स्वयं सेवा, स्वयं सेवा भाई, स्वयं सेवा का मतलब स्वयं की सेवा, स्वयं सेवा का मतलब स्वयं की सेवा। स्वयं सेवा का मतलब स्वयं की सेवा नहीं, स्व सेवा। स्वयं सेवा यानी हमारे द्वारा किस प्रकार की सेवा की जा रही है। समाज के लिए हम क्या सेवा कर रहे हैं, स्कूल के लिए क्या कर रहे हैं, हम घर परिवार के लिए हम क्या कर रहे हैं, समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का हमको विधि विधान से ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह का कार्य हम करें जिससे हमारा समाज में नाम हो, स्थान हो, और लोगों को लोग कहें कि बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य करता है। क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे काम करके जाएंगे, अपनी पढ़ाई के शिक्षा का ऐसे प्रयोग करेंगे जिससे लोगों को लगे कि कोई व्यक्ति था, समाज सुधार में उसने अहम भूमिका रही। क्योंकि महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, ये सारे लोग क्या थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी एक समाज सुधारक के रूप में ऐसा नाम करके गए कि आज भी आप उनको गाहें बेगाहें याद करते ही हैं। तभी तो हम नाम ले रहे हैं और आप जान रहे हैं उनके बारे में। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने स्वयं सेवा की, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए समाज के हित के लिए जिसको आज भी विश्व पटल पे जाना जाता है और समझा जाता है, और लोग उसको करते भी हैं, उनके विचारों का पालन करते भी हैं, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ते भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह के समाज में अपनी भूमिका निभाई, समाज के लिए इतना अच्छा नेतृत्व किया, समाज के लिए इतना अच्छा कार्य किया, जिससे वो कह सकते हैं कि स्वयं सेवा उनके अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और कहा जा सकता है कि ये पाठ्य योजना देख लीजिए, ये जो पाठ्य योजना है इसके कई अंग होते हैं, और इन सारे पाठ्य योजनाओं के साथ इन सारी चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाता है तो देखिए आपका जो छात्र गतिविधियों पर आधारित जो परियोजना है वो देखिए कितने बेस्ट तरीके से बन के आती है। ये सारे के सारे पॉइंट देखिए आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखेंगे, और इन पॉइंटों को जरूर ध्यान दीजिएगा जिस पे मैंने अभी चर्चा कर लिया। इन पॉइंटों को जरूर ध्यान दीजिएगा, और इन पॉइंटों पर विशेष ध्यान देके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए आप उसको तुरंत का तुरंत कर सकें। क्योंकि कुछ शब्दों के बारे में आपने नहीं सुना था, वो जरूर आप इस शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये शब्द मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। और जब आपने कह दिया कि ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ तो वहीं आपका 1 नंबर चाहे 2 नंबर चला गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका 1 नंबर और 2 नंबर जाए। ठीक, तो ये की थी आज की पूरी क्लास छात्र गतिविधियों पर आधारित परियोजना। ये तो थी पूरी की पूरी क्लास जो छात्र गतिविधियों पर आधारित परियोजना पर थी। इसके लिए जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन तक सारा नोटिफिकेशन पहुंच रहा है, और अधिक से अधिक KVS वाले जितने भी हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी क्लास देखें, समझें और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। धन्यवाद।